देखिए क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन का पता लगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी उसकी लोकेशन क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी क्या है, मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें जिस मीडियम से पता चलती है, जिससे पता हमें चलेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर्स बोलेंगे। तो इसलिए डेफिनेशन में बोला जाता है इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्वांटम नंबर बोलना पड़ता है। तो ये सेट है 4 नंबर्स का, जिसमें 4 नंबर कौन कौन सी बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं n, l, m और s, यानी कि बेसिकली हम इन 4 नंबर्स की बात करते हैं। n होगा, n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एक को डिस्कस करेंगे। l का मतलब यहाँ पे ले लिया जाता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर से, m का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और s का मतलब होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वांटम नंबर का, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। सबसे पहले बात करेंगे इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो n की वैल्यू होगी आपकी, वो कहां से शुरू होगी, इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू हम देखेंगे 1 2 3 4 5। तो हमें ये बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर होता है जो हमें इस एटम के बारे में, ठीक है, सॉरी, हमें इस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंडिकेट करेगा। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन क्या क्या ऑब्टेन होती है, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल्स, ठीक है, हमें उसकी एनर्जी लेवल का पता चलेगा। यानी कि मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, कौन से एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होगा, तो ये k शेल, l शेल, m शेल, l शेल इस तरह से इंडिकेट किया जाता है एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो एनर्जी लेवल्स में यहाँ पे n की वैल्यू जो रखी गई वो 1 रखी गई, यहाँ पे 2 3 4 हम n की वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये बताया जा सकता है कि एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इनकी जो एनर्जी की बात करें k, l, m और n, तो एनर्जी लेवल भी इस तरह से इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब nth लेवल के बारे में सेकंड इंफॉर्मेशन क्या रहता है, अगर मैं nth शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करूंगा, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया = 2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं पिछले लेक्चर में बात की थी आपसे, देखिए m का मतलब तो हुआ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर रिजल्टेंट आंसर इसका देखें तो मेरे पास ऑब्टेन होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर। ये पर एटम है, यानी एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की बात करूं nth लेवल में, तो हमें इस फॉर्मूले से इंडिकेट करना होगा। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते चलते हैं। अगर मेरे पास हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, 4 हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है ये En = -13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं दो एटम्स की एनर्जी को एक साथ फाइंड आउट करूं, यानी दो एटम्स की एनर्जी है, उनकी एनर्जी का रिलेशन अगर देखें तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, E1 डिवाइडेड बाय E2, यानी कि रिलेटिव एनर्जी कितनी होगी दो एटम्स के बीच में, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय Z1 का स्क्वायर। तो हम ये रिलेटिव एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन हमें पहले क्या मिल रही है, एनर्जी लेवल के बारे में, यानी नंबर ऑफ शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। हम किसी भी शेल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड अगर बात करें तो हमें किसी भी शेल के अंदर, यानी कि शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फिल करने के लिए क्या बोला जाएगा, 2n², यानी कि 2n² से हम किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। जहां पे n की वैल्यू मान लिया आपने 1 रखी हुई है, n तो हमारे पास क्या हो गया 2 × 1 का स्क्वायर। इसका मतलब पहली शेल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो पहली शेल कौन सी है, n का मतलब 1 रखा आपने, इसका मतलब k शेल। इसी तरह से हम k के बाद l m n इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने फिल किए जा सकते हैं। तो ये रिलेटेड किससे था अपना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसको डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली हमें ये मेन लाइंस के बारे में बताता है, यानी नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, शेल्स में एनर्जी के बारे में इंडिकेट कर सकते हैं, और एक शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है। सेकंड क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स, जिसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स भी बोला जाता है, यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है। देखिए सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर बेसिकली फाइन लाइंस के बारे में बताता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं कि अब एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक ही शेल के अंदर है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी तो डिफरेंट हो सकती है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होने के साथ उनका एंगुलर मोमेंटम भी तो डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए बोला गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये नंबर ऑफ शेल्स में तो है, लेकिन उस शेल्स में ही तो क्या होंगी, नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन शेल्स में तो प्रेजेंट है लेकिन उसमें भी क्या हो गया, नंबर ऑफ सब शेल में प्रेजेंट होगा। बेसिकली बात किसकी करेंगे यहाँ पे, सब शेल की करेंगे, इसलिए हम क्या पढ़ रहे होते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर पढ़ रहे होते हैं। तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एल की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू किस तरह से रखी जाएगी, वैल्यू 0 से, और ये चलती है आपकी n-1 तक, यानी जो वैल्यू रखी जाएगी, n का मतलब आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका 0 से और n-1 तक वैल्यू हम देंगे जो हमें फाइंड आउट करनी होंगी भैया एल की। अब बात करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ये, हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइन लाइंस, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमें किसके बारे में बताता है, फाइन लाइंस के बारे में। तो मैं बोल सकता हूं ना किसके बारे में बताया गया, ये सब शेल के बारे में। फाइन लाइंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सब शेल, यानी फाइन लाइंस का सब शेल बनेगा। सेकंड अगर बात करूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम करना था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड ये रिलेटिव एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब शेल, और बोल सकते हैं भैया शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब एक तरह का क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देता है, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देता है एटम के बारे में। तो ये इंफॉर्मेशन थी बेसिकली किसके बारे में, सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स के बारे में, यानी कि ये फाइन लाइंस के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम, रिलेटिव एनर्जी और शेप के बारे में। देखो जहां पे शेप की बात आ गई तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 3D ओरिएंटेशन किसमें रिप्रेजेंट होगा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स में रिप्रेजेंट होगा। थोड़ा सा इसमें डिटेल समझते हैं क्या मतलब हुआ। अगर मैं बात करूं n = 1 है, ठीक है, n = 1 मैंने रखा, तो n = मैं 1 रखूंगा, तो इसका मतलब 1 - 1 तो क्या हो गया मेरे पास 0। तो मेरा आंसर क्या आता है, इसका मतलब जिसके लिए l की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई, और 0 के पास जो सब शेल बनेगी वो कौन सी सब शेल बनेगी आपकी, यानी सब शेल आपकी कौन सी बनेगी, s। उसके बाद अगर n की वैल्यू मैंने 2 रखी, इसका मतलब ये तो k शेल हो गया, ये l शेल हो गया। तो l शेल के लिए n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2 रखूंगा। तो 2 रखा तो मेरे पास देखिए l की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है, अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे तो 2 का मतलब मेरे पास वैल्यू कितनी ऑब्टेन हुई यहाँ पे,
कितनी ऑब्टेन हो रही है, 2 रखना का मतलब क्या हो गया, मेरे पास 1 वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो ये किसके लिए आ गया, पी सब शेल के लिए। एम के लिए अगर मैं बात करूं तीसरी शेल के लिए, तो एन की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए देखिए एल की वैल्यू क्या बनने वाली है, हम एन की वैल्यू पुट करेंगे 3 का मतलब कितना हो गया, मेरे पास आंसर कितना आता है, यहाँ पे 2 आंसर आएगा, और 2 किसके लिए आता है, डी के लिए। यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने अगर 4 रखी, के एल एम एन हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू मुझे क्या ऑब्टेन होगी, एल की वैल्यू अगर मुझे क्या ऑब्टेन हो रही है 3, सी के लिए हम क्या बात करेंगे एफ। तो इसका मतलब ये मेरे पास नंबर ऑफ सबशेल्स ऑब्टेन हो जाती है। तो इसका जो डेजिग्नेशन अगर सिंपल भाषा में मैं करना चाहूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक छोटी सी टेबल में देखिए कि भैया वैल्यू आपके पास दी जाती है एस पी डी और एफ। तो ये तो आपकी होगी सबशेल, और सबशेल के साथ साथ अगर मैं बात करूं वैल्यू की इनकी, तो यहां पे रखा जाता है 1 2 3 और 4। तो वैल्यू मान ले, वैल्यू किसकी हो गई है हमारे पास एल की हो गई। तो इन्हें एल के रेस्पेक्ट में अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो मेरा आंसर ये बनने वाला है। तो किसके लिए हो गया, क्वांटम नंबर्स, बेसिकली सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स के बारे में हो गया। और इसमें से थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास एक सबशेल होगी जिसका नाम हो गया s। n की वैल्यू जिसके अंदर 2 है, उसके अंदर 2 सबशेल होगी, यानी कि वैल्यू आपकी 2 आ रही है, 2 में 2 सबशेल है, कौन सी s और p। n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी, 3 होगी, s p d। n की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी मेरे पास 4, s p d और f। इसका मतलब क्या फाइंड आउट होता है रिजल्टेंट आंसर, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी, इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ सबशेल किसके बराबर हो रही है मेरी, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसमें एक ही सबशेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें 2 है, उसमें 2 सबशेल है, s और p। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसमें 3 हमारे पास क्या होगी, सबशेल्स प्रेजेंट होगी, s p और d। और n की वैल्यू अगर 4 है, तो मेरे पास क्या होगी, s p d और f। ये मेरे पास क्या होगी, सबशेल्स प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट उतनी होती है कि जितना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी आपकी वैल्यू n की जितनी होगी उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स बनेंगे। तो बेसिकली ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स था, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसको एनर्जी लेवल में और देख लीजिए, यानी कि s p d और f, यानी एनर्जी लेवल इनका भी इसी ऑर्डर के अंदर इंक्रीज होता है। तो हमें एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। अगर इसमें और आगे बात कर होते हैं, थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो हम यहाँ पे देंगे m, या फिर दे सकते हैं m और l, इन दोनों को यूज करना पड़ेगा हमें। l की वैल्यू को भी, मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू यूज होंगी इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के अंदर। तो इसको तो रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसकी वैल्यू किस तरह से चलेगी, माइनस L2 प्लस L। हम इसकी जो वैल्यू को इंडिकेट करेंगे वो कहां से करेंगे, माइनस L से प्लस L। और जो रिजल्टेंट आंसर आता है, रिजल्टेंट हमें आंसर मिलता है, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ m बोले या L बोले, तो वो हमें आंसर मिलेगा 2L प्लस 1। हमें इसका ध्यान में रखना है अभी आंसर, यानी कि 2L प्लस 1 ये लेके हमें चलना होता है n की वैल्यू
पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। और एल की वैल्यू हमने कहां पे देख ली, सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स में, यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर से हमें 1 2 3 4 अगर वैल्यू मिलेगी कहां से शुरू करते हैं उसको 0 से, तो s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए, g के लिए, इस तरह से सेकेंडरी क्वांटम नंबर से हमें ऑब्टेन होगा, सेकेंडरी क्वांटम नंबर से। यानी l की वैल्यू फाइंड आउट कहां कर लेंगे हम, मिल जाएगी अपने को यहां से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही खुद की एक्सिस पे घूमेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाहर फील्ड में, किसी बाहर मैग्नेटिक फील्ड में आने से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि मैं अगर बात करूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसी बाहर मैग्नेटिक फील्ड में आने से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इसको भी तो एग्जिस्टेंस चाहिएगी, ये भी तो कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड कहीं एग्जिस्टेंस करेगा वो कहां करेगा, सब शेल के रेस्पेक्ट में, यानी कि सब शेल के साथ डेजिग्नेशन लेंगे, तो सब शेल में भी कहां, इसका मतलब सब शेल कहां प्रेजेंट होगी, यानी कि सब शेल के साथ क्या होगा, ऑर्बिटल, यानी कि कहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका ऑर्बिटल के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बेसिकली हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशंस क्या है, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशंस क्या है, तो ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देगा। और ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन किस क्वांटम नंबर में मिलती है, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि बेसिकली बेसिकली यही काम हमें इसमें देखना है कि ये जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हमें इस ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करनी है कि कौन कौन से ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास वैल्यू को पता चल जाए 0 1 2 3 4 5 जो कि हमने सेकेंडरी क्वांटम नंबर से ऑब्टेन किए, और हमें इन वैल्यू का पता चल गया, तो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्बिटल्स कितने हैं। यानी कि ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो सबसे पहले बात करके चलते हैं कि L की वैल्यू हमने क्या रखी है, S से लेके चलते हैं T फिर D, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2L + 1 इसमें वैल्यू रखी, तो L की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो L की वैल्यू 0 रखने से मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी ऑर्बिटल लिख दूं मैं इसको, ये तो होगी मेरे पास वैल्यू, और ऑर्बिटल कितने बनेंगे, ऑर्बिटल्स देखिए L की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी हुई है तो इसका मतलब 2 × 0 + 1, तो मेरे पास आंसर कितना बनने वाला है, 1। ऑर्बिटल क्या होगा, 1। अगर मैं L की वैल्यू को क्या रखूं, 1, तो L की वैल्यू 2 × 1 + 1, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल कितने बनने वाले हैं, 3। L की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो 3 × 2 × 3 + 1, तो कितने हो गए अपने पास, 2 रखना था पहले मेरे को, मैंने 1 मिनट 2 रखूं तो मेरे पास वैल्यू देखिए कितने हो गए, 5। और उसके बाद अगर मैं L की वैल्यू को 3 रख रहा हूं तो इसका मतलब 2 × 3 + 1, तो मेरे पास आंसर कितना बनने वाला, 7। यानी कि ऑर्बिटल्स आ गए मेरे पास 1 3 5 और 7। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल के लिए आया, p ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। और ये कौन सा आया, f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल 1 होता है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, और f ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल का तो पता चल गया, लेकिन इनका ओरिएंटेशंस देखिए, ओरिएंटेशंस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमने बोला था कि इसकी वैल्यू कहां से चलती है, -L2 + L, तो इसकी वैल्यू को देखिए -L से +L पे लेके आना अपने को, तो S की वैल्यू तो क्या रहने वाली है अपने पास, वही रहने वाली है
कि इसका मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के लिए हम वैल्यू को क्या मानेंगे, यहाँ पे -1 या 0 ऐसा कुछ करेंगे नहीं, मतलब ये तो सिंपल अपन है। अब बात करें p ऑर्बिटल, ये अपने पास है 3, तो इसके लिए देखिए क्या बनता है, p ऑर्बिटल के लिए 3 का मतलब क्या हो गया कि भैया px py pz, यानी 3 ऑर्बिटल आ गए। d के लिए बात करें तो d कितने हुए, 5, यानी कि मैं नाम लिख देता हूं dxy dyz और dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक होता है लास्ट में dz स्क्वायर। s ऑर्बिटल आपका एक ही होता है, स्फेरिकल शेप को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी कि हम अब बात करेंगे इनके ओरिएंटेशंस को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम -l से अगर मैं +l की तरफ चलूं तो मेरे पास जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो हम उसमें l की वैल्यू को इंडिकेट करते हुए चलेंगे। तो हमें इनसे पता चल जाता है कि ऑर्बिटल्स अपने पास px py और pz है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से करें। यानी कि आपको बताना है pz px py, pz के लिए 0, px के लिए 1 माना जाता है और py के लिए +1 और इसके लिए -1। इसी वजह से d के लिए बात करते हैं तो dz स्क्वायर dxz dyz, ठीक है, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxy। इसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी वो वैल्यू क्या लिखेंगे, वो देखिए 0, इसके लिए लिखी जाती है +1 -1 +2 और -2। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, इन ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में होगा, हमें इनका भी ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखिए। यानी कि मैं अगर बात करूं जैसे 3dz स्क्वायर है तो उसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए n की वैल्यू तो क्या होगी मेरे पास 3, l की वैल्यू क्या हो गई, d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, d के लिए ये देखिए सेकेंडरी क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। m की वैल्यू क्या है dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर के लिए क्या रखा हमने 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ती है 0। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे ओरिएंटेशंस के साथ इस तरह से। यानी कि मैं एग्जांपल मान लो दूसरा ले लूं dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसके लिए क्वांटम नंबर n l m बताना है। तो n की वैल्यू जैसे 3 हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई d के लिए 2 और m की वैल्यू dx स्क्वायर y स्क्वायर के लिए अपने पास कितनी हो जाती है +2। तो इस तरह से हमें आंसर देने पड़ते हैं। लास्ट हमारा क्वांटम नंबर बच गया, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका मतलब क्या है, हमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, किसी भी एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। फोर्थ अगर बात करें स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर को S से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको समझने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे घूम रहा होता है, यानी कि या तो क्लॉकवाइज बात करें एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम सकता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है तो ऑर्बिटल मोशंस कहलाता है। अगर वो खुद के एक्सिस पे घूम रहा होता है तो उसको दो डायरेक्शंस में इंडिकेट करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करेगा, तो इस डायरेक्शन के लिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपवर्ड एरो से, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं डाउनवर्ड एरो से। इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप अलग अलग डायरेक्शन से इंडिकेट करते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक दूसरा नीचे की तरफ। तो एक आपने पास
स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पिन ओरिएंटेशंस को, स्पिन ओरिएंटेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, हमें स्पिन क्वांटम नंबर से मिलती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमेगा तो वो ऑर्बिटल मोशन बोला जाता है, और उस एक्सिस पे घूम रहा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, स्पिन ओरिएंटेशन बोला जाता है। अब इसमें स्पिन ओरिएंटेशन का क्या रिजल्ट है, अगर हमें रिजल्टेंट आंसर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी आयन के अंदर, तो उसकी नेचर कैसी होती है, पैरा मैग्नेटिक। और अगर डायामैग्नेटिक का कोई केस है, इसका मतलब पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रॉपर्टी कैसी होगी आपकी, डायामैग्नेटिक। अब इनसे क्या मतलब निकलता है, पैरामैग्नेटिक से और डायामैग्नेटिक से। देखिए ये स्पिन ओरिएंटेशंस के बेस पे है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑर्बिटल मोशन से भी आती है। इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम बाद में। KMnO4 इसका एग्जांपल है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है KMnO4। KMnO4 के पास जो प्रॉपर्टी आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो स्पिन ओरिएंटेशन से नहीं होती है, वो बेसिकली किसमें होती है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन से आती है। उसका एग्जांपल पढ़ेंगे तब कर रहे हैं इसको, पहले इनको देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो डायामैग्नेटिक। अब इससे क्या हमें क्या सीखने को मिल रहा होता है उसको देखिए। यानी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए, इसकी एप्लीकेशन देखिए पहले तो किस तरह से यूज करेंगे इसका। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या होता है 21 पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फिल करके देखेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, यानी कि लास्ट में फिल करूंगा मैं 3d1 और 4s2। तो d में कितने ऑर्बिटल आते हैं लास्ट में, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में कितने हैं अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका मतलब ये जो नेचर होगी कैसी होगी, पैरा मैग्नेटिक। और जो पैरा मैग्नेटिक होगा नेचर के अंदर कलर्ड प्रॉपर्टी को भी शो करेगा, ठीक है। लेकिन स्कैंडियम के बाद अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं 22 नंबर पे आएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो आपको रिजल्टेंट आंसर मिलेगा 4s2 और 3d2। तो आपको आंसर क्या मिलता है 1 फिर 1। तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो ये भी नेचर के अंदर कैसा है, पैरामैग्नेटिक, और कैसा है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेगा। यानी ये हो गया अपने पास एग्जांपल। लेकिन मैं अगर बात करूं दूसरा इंपॉर्टेंट केस है, जैसे कॉपर प्लस और कॉपर न्यूट्रल 2+, और एक हम बात कर लेते हैं नॉर्मल कॉपर की। तो इनमें हमें पता चल जाएगी कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, यानी कॉपर प्लस कॉपर 2+। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखो आपको तब आएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सीधा कर रहा हूं 3d9 का। ये एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है, ये हम फिल करेंगे, अलग से पढ़ेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एग्जांपल देके बता रहा हूं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं उसको देखते हैं। 5 1 2 3 4 5 5 हो गए, 10 है, 6 7 8 9 और 10। तो इसमें देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी नेचर कैसी होगी आपकी, डाया मैग्नेटिक। और डाया मैग्नेटिक है तो नेचर के अंदर कलरलेस होगा। इसमें भी अगर बात करें Cu+, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s का गया, तो इसमें भी सेम रहने वाला आंसर इन डायामैग्नेटिक और कलरलेस। यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन Cu2+ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, तो 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें एक अनपेयर्ड रह गया, तो अनपेयर्ड की वजह से कलर शो करेगा, और कलर होगा तो कैसा होगा नेचर के अंदर, पैरामैग्नेटिक होगा। यानी पैरामैग्नेटिक का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, उनको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ हो सकती है या फिर -½ हो सकती है।
तो प्लस और हाफ ये माइनस हाफ की वजह से, स्पिन की वजह से क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या मिल रहा है अपने को, कलर प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक नेचर मिल रहा है। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ, एक में देखिए एक के लिए तो प्लस हाफ और दूसरे के लिए माइनस हाफ, यानी प्लस हाफ माइनस हाफ, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो डायमैग्नेटिक बन गया रिजल्टेंट आंसर। और इसका हमारे पास रिजल्ट या तो प्लस हाफ मानिए या माइनस हाफ मानिए, इस वजह से हमारा आंसर क्या मिलता है, रिजल्टेंट आंसर मिलेगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो आपको बात ये तो किसकी रिजल्टेंट है, स्पिन, यानी स्पिन ओरिएंटेशन से है। लेकिन अगर हमारा के MnO4 एग्जांपल ले लें तो Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इस पे इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो किस तरह से भर जाएंगे, 4s2 और 3d7, Mn का होता है। अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या हो गया, 4s2 और 3d0, यानी कि d ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है भाई, d ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या मानेंगे, तो इसका मतलब स्पिन ओरिएंटेशन इसमें है नहीं। और ये कैसे नेचर का होता है, पैरा मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन किसकी वजह से है ये आंसर, ध्यान रखेंगे, अब तक जो आपको बताया वो स्पिन ओरिएंटेशन की वजह से है, लेकिन इसमें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं आए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आए तो क्या ये मैग्नेटिक नेचर का नहीं है, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक होता है। एक्सेप्शनल केस में है ओरिएंटेशन कौन सा हुआ, ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस की वजह से, यानी कि इसकी जो पैरामैग्नेटिज्म जो आती है वो किसकी वजह से आएगी, ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस की वजह से आती है। तो अब ये जो केसेस है इनको एक बार करके देखेंगे क्वांटम नंबर्स में, ठीक है। फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक।